प्रिय विद्यार्थियों, वैसे तो मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूं कि वीडियोस में जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कंटेंट उम्दा क्वालिटी के हो, बेहतर हो और आपके परीक्षा से रिलेवेंस हो। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश के बावजूद यदि कोई कमी रह जाती है तो निश्चित रूप से आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। हम आपके सुझावों को अमल करेंगे और उस पर विचार कर अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो डियर एस्पायरेंट्स, ऑल ऑफ यू, हम सभी से ये कहना चाहते हैं कि जो भी कंटेंट में कमी हो, जो भी आपके सुझाव हो सुधार करने से संबंधित, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर वो जरूर सुझाव अपने दें। अगली बात हम आपको बता दें कि आप देखते होंगे कि हर टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको पिछले टॉपिक का कुछ रिवीजन कराता हूं। वो इसलिए रिवीजन कराता हूं, रिकॉल कराता हूं, ताकि जो अगली क्लास हो, अगली लेक्चर हो, उस लेक्चर पर आपकी बेहतर पकड़ बन सके। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हमारे जितने भी आगे के लेक्चर आते रहेंगे, उन सभी आगे के लेक्चर्स का संबंध पिछले लेक्चर से होता है। मैं जानता हूं कि आप लोगों में से अधिकांश लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। आप लोगों को पता भी होता है कि पिछली वीडियोस में क्या क्या था और क्यों था, कैसे था। बट फिर भी हम एक टीचर के तौर पर यह मानकर के चलते हैं कि आपकी बेसिक समझ बने, इसलिए पिछले जो भी लेक्चर्स दिए गए होते हैं उनका जिन कंटेंट्स का रिलेवेंस आपके अगली क्लास से यानी आज प्रेजेंट क्लास से होती है, उसमें हम इसको एक बार 2 मिनट के अंदर रिकॉल कर लेते हैं। इसी सीरीज में आगे बढ़ते समय हम आपको बताएं कि आज का यह लेक्चर टॉपिक नंबर 2 चल रहा है, अध्याय 2 है, लेकिन लेक्चर चौथा होगा। अध्याय 2 का लेक्चर जो है वो दूसरा होगा और पूरा टोटल जो लेक्चर होगा वह हमारा 4th लेक्चर होगा। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जैसा कि पिछली क्लास यानी लेक्चर नंबर 3 में हमने ये देखा था कि मानव संसाधन और मानव पूंजी का अध्ययन करके हमने ये समझने की कोशिश की कि मानव संसाधन को मानव पूंजी में कैसे बदला जा सकता है, और यदि मानव पूंजी में हम बदलेंगे तो मानव पूंजी परिसंपत्ति के रूप में बदल जाता है, और उससे यदि कोई भी वस्तु परिसंपत्ति के रूप में बदलेगा तो हमें उससे लाभ होगा, भविष्य में लाभ हो सकता है या प्रत्यक्ष समय या उसी टाइम हमें लाभ हो सकता है। आज हम इसी पर विचार करने वाले हैं कि मानव संसाधन को किस प्रकार से मानव पूंजी में बदला जा सके, और उनसे जुड़ी मुद्दों और चिंताओं को समझने के साथ साथ आज हम बेरोजगारी के बारे में भी चर्चा करेंगे। बेरोजगारी में खास तौर पर हम प्रच्छन्न बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना देर किए हुए। टाइम कम है, समय कम है, आप लोगों के पास भी, मेरे पास भी, तो ऐसे में यह जरूरी है कि हमारे अध्ययन और अध्यापन का कार्यक्रम चले। बातों का कार्यक्रम, बातों का सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा हर वीडियोस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। गुड मॉर्निंग दोस्तों। पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि मानव संसाधन को मानव पूंजी में कैसे बदला जा सकता है। आज इसी क्रम में इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। ध्यान रहे कि पिछले क्लास में हमने और भी सारी चीज़ों को पढ़ा था, जैसे उत्पादन के क्षेत्रकों के बारे में और आर्थिक क्रियाओं के बारे में। मानव के द्वारा किए गए आर्थिक क्रियाओं को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ रखे थे। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे जहाँ पर हमने ये देखा था कि मानव को या मानव संसाधन को किस प्रकार से मानव पूंजी में बदला जा सकता है। इसी से हम लोग आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो नाउ लेट्स गो टू स्टार्ट आवर स्टडी। Now let's go to start our study. So, पिछली क्लास में हमने देखा था कि यदि हम निवेश की बात कर लें, निवेश की बात की जाए तो यदि निवेश बढ़ाया जाए शिक्षा में, शिक्षा और स्वास्थ्य में, यदि निवेश शिक्षा और स्वास्थ्य में बढ़ाया जाएगा तो शिक्षा और स्वास्थ्य, यहाँ पर जो जनसंख्या होगी यानी जो मानव संसाधन होगा, मानव संसाधन
ये जो मानव संसाधन होगा, मानव संसाधन शिक्षित होकर के, प्रशिक्षित होकर के और कौशल लेकर के निकलेगा। यानी यहाँ पर जो मानव होगा उसमें शिक्षित, प्रशिक्षित प्लस प्रशिक्षित तथा कौशल धारण किए हुए व्यक्तियों की, यानी शिक्षित, प्रशिक्षित और कौशल धारण किए हुए व्यक्तियों की संख्या अब समाज में क्या होगी, बढ़ेगी। और जब समाज में इनकी संख्या बढ़ेगी तो इनकी वजह से उत्पादकता भी बढ़ेगी। यहाँ पर हम इनको तीर ऐसे लगा सकते हैं। तो उत्पादकता जो होगी, उत्पादकता ये भी बढ़ेगी। और जब उत्पादकता बढ़ती है तो देश की जीडीपी बढ़ती है, और देश की जीडीपी बढ़ेगी तो इसका मतलब कि देश का आर्थिक विकास सुनिश्चित हो रहा है या देश का आर्थिक विकास बढ़ रहा है। गॉट इट? तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ रखा था, इन सारी चीज़ों को देख रखा था। आप यहाँ पर इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने पढ़े थे और नोट भी कर लिए थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम एक चीज़ और कह सकते हैं कि यदि उत्पादकता बढ़ती है तो देश की अब आगे बता रहे हैं एक नए शब्द को, देश की जो है समृद्धि, देश की समृद्धि दर ये भी क्या होती है, विकसित होती है। अब आप लोगों में से, यानी देश की समृद्धि दर बढ़ती है, आप लोगों में से कई लोग ये होंगे कि सर समृद्धि दर क्या होता है, पहले इसको बता दो। तो ये जान लें कि समृद्धि दर का तात्पर्य क्या होता है कि जब हम यहाँ पर लिख देते हैं समृद्धि दर, सॉरी चलिए ये पेन दिख नहीं रहा है तो हम पेन चेंज ही कर लेते हैं। समृद्धि दर की बात की जाए तो ये देखिए ग्रोथ रेट की बात हो रही है, समृद्धि दर की बात हो रही है। समृद्धि दर की अगर बात की जाए तो जब समृद्धि दर बढ़ती है देश की तो प्रति व्यक्ति की आय, यानी प्रति व्यक्ति आय, यानी हर एक व्यक्ति की आय भी बढ़ती है। यदि समृद्धि दर होती है, किसी देश में समृद्धि दर होगी, और वो समृद्धि दर कब होगी, जब व्यक्ति शिक्षित, प्रशिक्षित और कौशल लेकर के समाज में बाहर निकलेगा तो उसकी उत्पादकता जो होगी, उत्पादन करने की जो क्षमता होगी वह ज़्यादा होगी, और इसकी वजह से देश की समृद्धि दर भी बढ़ेगी। और जब देश की समृद्धि दर बढ़ेगी तो इसका मतलब है कि प्रति व्यक्ति की आय भी बढ़ेगी। यानी जहाँ पर पहले आप 100 रुपये कमाते थे, अब क्या करेंगे, 110 रुपये, 120 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये कमा सकते हैं। इसका तात्पर्य ये है समृद्धि दर का मतलब। और यहाँ साथ ही साथ जीडीपी, देश की जीडीपी में भी वृद्धि होती है। जीडीपी ध्यान रखें, जीडीपी का मतलब कल की पिछली की क्लास में हमने लेक्चर दे रखा था थोड़ा सा, जहाँ पर हमने कहा था कि अभी तक के लिए बस इतना ही जाने, ठीक है। तो जीडीपी भी क्या होगी, देश की बढ़ेगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके में वृद्धि होती है। और साथ ही साथ इसके साथ साथ यानी प्रति व्यक्ति आय और जीडीपी के साथ साथ आर्थिक विकास भी सुनिश्चित होता है। आर्थिक विकास, ये देखिए इतनी सारी चीजें होती हैं जब निवेश हम करेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य में। इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक गार्जियंस को, हर एक पेरेंट्स को अपने बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य ज़रूरी देना है, ठीक है, निश्चित रूप से देना चाहिए। एक काम कम करे लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य जरूर उपलब्ध कराने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बिना शिक्षा और स्वास्थ्य के कभी किसी का विकास सही ढंग से नहीं हो सकता। गॉट इट? तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यदि हम क्या करेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करेंगे तो जो व्यक्ति है, जो मानव संसाधन है, वह शिक्षित, प्रशिक्षित होकर के और कौशल धारण करके निकलेंगे समाज में। और जब समाज में वो लोग निकलेंगे तो उनकी उत्पादकता जो होगी, उत्पादन क्षमता जो होगी वो बढ़ जाएगी। और जब ये बढ़ेगी तो देश की समृद्धि दर भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और देश की समृद्धि दर बढ़ने से क्या होगा कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगा और आर्थिक विकास भी सुनिश्चित हो सकेगा। करेक्ट? तो इतना है, आप इसको स्क्रीनशॉट लें जल्दी से, तुरंत, इमीडिएटली।
और अब हम आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास जहाँ से हमें स्टार्ट करनी है, हमें समझनी है, हम समझेंगे एक नए हेडिंग से, और वह हेडिंग है जनसंख्या की गुणवत्ता। तो आप इसे लिख सकते हैं। तो आज एक ही पेन यूज किया जाएगा भाई, जनसंख्या की गुणवत्ता। जैसे आप बोलते हैं ना, कोई वस्तु खरीदते हैं, कोई कपड़े खरीदते हैं, तो आप बोलते हैं कि ये कपड़ा अच्छा नहीं है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है। ठीक इसी प्रकार से जनसंख्या में भी कुछ अच्छे लोग होते हैं और कुछ कम अच्छे लोग होते हैं। और अच्छे लोग कैसे बनेंगे हमें ये पता है। अच्छे लोग जब हम उनको अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य उपलब्ध कराएंगे तब व्यक्ति अच्छा बन जाता है। समाज के लिए उत्पादन करने के लिए, आर्थिक और सामाजिक तथा राजनीतिक विकास करने के लिए व्यक्ति क्या होता है, अच्छा हो जाता है। गुणवत्ता से तात्पर्य यह है व्यक्ति के जीवन जीने का जो प्रत्याशा होता है, जो लाइफ होती है, वो बेहतर होती है, अच्छी होती है। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि हमें जनसंख्या की गुणवत्ता पर चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया होगा, तो इसको जल्दी से आप लिख लेंगे। हम इनको मिटाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ तक अब हमें जनसंख्या की गुणवत्ता के बारे में बात करनी है। तो जनसंख्या की गुणवत्ता के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि जनसंख्या की गुणवत्ता हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, कैसे यह जान सकते हैं कि जनसंख्या की गुणवत्ता जो है वह बेहतर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान में रखें, जनसंख्या की अगर गुणवत्ता हमें बेहतर करनी है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करना होगा। ध्यान में रखें, हमें क्या करना है, निवेश करना है। बात को ध्यान से समझें। निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, और इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जो हम खर्च करते हैं किसी भी क्षेत्र में, वही क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। वही क्या होता है, शिक्षा होती है। ठीक है, सॉरी, वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। जो हमारे माता पिता हमारे ऊपर खर्च करते हैं, पढ़ाई लिखाई में खर्च करते हैं, या हम किसी ज़मीन को खरीदने में जो खर्च करते हैं, वो हमारा क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, निवेश की बात कर रहे हैं। अगर हम क्या करते हैं, निवेश बढ़ाते हैं, कहाँ पर, शिक्षा और स्वास्थ्य में। जब हम शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश को बढ़ाएंगे तो इसकी बदौलत जो जनसंख्या निकलेगी यहाँ से, जो जनसंख्या यहाँ से निकलेगी, अर्थात इस क्षेत्र से निकलेगी, उसमें साक्षरता दर जो होगी वह ज़्यादा होगी, साक्षरता दर। अच्छा, ध्यान में रखें कि हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी में इस तरह से डायग्राम या आरेख खींच करके नहीं समझाया गया है। ये हम अपने तरीके से समझाने की आपको कोशिश करते हैं, क्योंकि हर एक लाइन को आपको बता नहीं सकते या यहाँ पर लिख नहीं सकते, इसलिए आपको बेहतर समझ में आए ये, इसलिए यहाँ पर आपको एरो लगा करके समझाया जाने की कोशिश किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो हमने क्या कहा कि यदि हम क्या करते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करते हैं, तो शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करने की वजह से अब जो जनसंख्या यहाँ से निकलेगी उसमें साक्षरता दर यानी शिक्षित लोग ज़्यादा होंगे। और जब शिक्षित लोग ज़्यादा होंगे, एक ये काम होगा, और दूसरा बताइए क्या हो सकता है, दूसरा स्वस्थ लोगों की संख्या भी ज़्यादा होगी। स्वस्थ लोग यहाँ से बाहर निकलेंगे, यानी कहने का मतलब आप ऐसे समझें कि जब आपके पास पैसे होते हैं तो आप, या कभी बीमार होते हैं तो आप सेब, काजू, बादाम खाने की कोशिश करते हैं। इससे होता क्या है कि इससे आपके स्वास्थ्य थोड़े अच्छे हो जाते हैं, आपके कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो यही बात समझने की यहाँ पर कोशिश करेगा कि यदि हम शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश करते हैं तो व्यक्ति में साक्षरता दर भी बढ़ेगी। साक्षरता दर के साथ साथ व्यक्ति के स्वास्थ्य यानी जीवन प्रत्याशा में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर दूसरा आप लिख सकते हैं, जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा, या फिर आप ऑब्लिक करके स्वास्थ्य भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जीवन प्रत्याशा या स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। साथ ही साथ और भी सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है और होती भी है, और कौशल भी होगा, व्यक्ति के अंदर कौशल आएगा, कौशल में व्यक्ति के वृद्धि होगी। और जब व्यक्ति कौशल धारण करेगा, व्यक्ति कौशल अडॉप्ट करेगा, सीखेगा, तो वो किसी भी क्षेत्र में से आकर के अर्निंग कर सकता है। करेक्ट, तो यहाँ से समझने की कोशिश करिएगा कि यदि हम क्या करेंगे, निवेश करेंगे शिक्षा और स्वास्थ्य में, तो साक्षरता दर बढ़ेगी, जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी, यानी व्यक्तियों के स्वास्थ्य अच्छे होंगे, वो अधिक लंबे समय तक जीवित रहेंगे, और
कौशल भी धारण करेंगे। इन सब की वजह से वो मार्केट में, वो बाजारों में उत्पादन ज़्यादा करेंगे। एक बात बताइएगा, जब आप बीमार रहेंगे तब ज़्यादा उत्पादन करेंगे, तब ज़्यादा काम करेंगे, कि जब आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छे रहेंगे, भले चंगे रहेंगे तब करेंगे? तो जाहिर सी बात है, आप जब भले चंगे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी आप मार्केट में या फिर कहीं पर काम कर सकेंगे अच्छे ढंग से। अदरवाइज आप काम नहीं कर पाएंगे उतने बेहतरीन तरीके से जितने बेहतरीन तरीके से आपको करने चाहिए। तो ध्यान रखें कि यहाँ पर अगर हम निवेश शिक्षा और स्वास्थ्य में करेंगे तो व्यक्ति में साक्षरता दर भी बढ़ेगी और जीवन प्रत्याशा स्वास्थ्य भी बढ़ेगा, और फिर क्या होगा, कौशल भी होगा। आगे अगर हम इनकी बात करें तो इन सब की वजह से हम ये कह सकते हैं कि यही सब वे वजहें हैं जो जनसंख्या की गुणवत्ता को बेहतर बनाती हैं। ये सब वे कारक हैं जो जनसंख्या की गुणवत्ता को बेहतर बनाती हैं। तो अगर ये सब चीज़ें होंगी, अगर ऐसी स्थिति होगी, यानी साक्षरता दर बढ़ेगा, जीवन प्रत्याशा स्वास्थ्य बढ़ेगा, कौशल बढ़ेगा, तो निश्चित रूप से क्या होगा, जनसंख्या गुणवत्ता में वृद्धि होगी। गुड। तो आप इसे डायग्राम क्या कर लें, आरेख खींच लिया करेंगे। जो भी आरेख आपको दिखाए जाते हैं, आरेख के माध्यम से आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको ये विषय जटिल नहीं बल्कि बहुत ही सरल लगेगा। अदरवाइज ये विषय बहुत ही जटिल होता है, इकोनॉमिक्स बहुत जटिल होता है। इकोनॉमिक्स समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ इतना टफ भी नहीं है, इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अगर हम सीख सकते हैं, हमारे जैसा कोई बंदा सीख सकता है, तो आप तो यार मल्टी टैलेंटेड हैं। आपके जैसे लोग तो पता नहीं मिनटों में सीख सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो आप इस चीज़ को क्या करें, एरो के माध्यम से इस तरह से आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि अगर जनसंख्या गुणवत्ता बढ़ेगी तो अभी हमने देखा था कि यदि स्वस्थ और मतलब शिक्षित लोग बाहर निकलेंगे, प्रशिक्षित लोग बाहर निकलेंगे तो उत्पादकता बढ़ेगी, और जब उत्पादकता बढ़ेगी यानी उत्पादन करने की क्षमता बढ़ेगी, देश में उत्पादन बढ़ेगा तो आर्थिक समृद्धि भी होगी, यानी देश की समृद्धि भी होगी। ऐसा कुछ वर्ड लिखे थे अभी जस्ट पहले। तो यहाँ पर अगर जनसंख्या की गुणवत्ता बढ़ रही है तो ध्यान रखें, हम एरो को नीचे लगा करके लिखते हैं, यहाँ से देखिएगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ कह सकते हैं कि समृद्धि दर भी क्या होगी, बढ़ेगी। और जब समृद्धि दर बढ़ेगी तो इसके बाद क्या होगा, ध्यान में रखिएगा। मेरे पास लाइन इधर नहीं है, पेज इधर खाली नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, वही चीज़ जो इधर लिखना चाहिए था उस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जनसंख्या गुणवत्ता के आगे तीर लगा करके लिख सकते हैं। तो इस बात को आप जानते रहें। तो यहाँ पर हमने देखा कि अगर जनसंख्या गुणवत्ता बेहतर होगी तो समृद्धि दर बेहतर होगी, और अभी हमने देखा कि अगर समृद्धि दर बेहतर होगी तो प्रति व्यक्ति आय, यानी हर एक व्यक्ति की आय, इनकम जो होगी वो बेहतर होगी, अच्छा होगी। ठीक है, गॉट इट। तो यहाँ पर हम इसको एरो के माध्यम से इसको हम दर्शा भी सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, चलिए लिखते हैं। आप इसके नीचे हम लिख रहे हैं, आप भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ से लिखना शुरू कर रहा हूँ, तो आप लिख सकते हैं। अतः साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या, अतः दिख रहा है, गुड, दिख रहा है। अतः साक्षर और स्वस्थ, थोड़ा जल्दी से लिखेंगे, स्वस्थ जनसंख्या, साक्षर और स्वस्थ जनसंख्या देश की परिसंपत्तियां होती हैं। देश की परिसंपत्तियां होती हैं। गॉट इट। तो ध्यान में रखेंगे कि अतः यहाँ पर हमने लिखा क्या, साक्ष मतलब समृद्धि दर। तो वो समृद्धि दर आ कहाँ से रहा है, समृद्धि दर बढ़ कहाँ से रहा है, यहाँ जनसंख्या की गुणवत्ता पर। और जनसंख्या की गुणवत्ता कैसे बढ़ेगी, तो जनसंख्या की गुणवत्ता बढ़ती है किस पर, साक्षरता दर पर। अगर साक्षरता दर अधिक होगी तो जनसंख्या की गुणवत्ता भी अधिक हो जाएगी, जीवन प्रत्याशा, स्वास्थ्य, कौशल, इन सब से। और ये सब कहाँ से होंगे, तो ये सब होंगे आपके शिक्षा और स्वास्थ्य से। और शिक्षा और स्वास्थ्य आएगा कैसे, सभी के पास पहुँचेगा कैसे, यह मुद्दा है। तो इसमें क्या करना होगा, निवेश करना होगा। निवेश कौन करेगा, तो निवेश सरकार के साथ साथ हर माता पिता को भी करना चाहिए।
ऐसा थोड़ी है कि सरकार ही करेगी, सरकार ही आपको पढ़ाएगी लिखाएगी और माता पिता की बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं होती। सरकार की जिम्मेदारी होती है, बात सही है, लेकिन सरकार के साथ साथ हर माता पिता की भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने बच्चों को अच्छी स्वास्थ्य और अच्छे शिक्षा उपलब्ध कराएं। इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि हमें क्या करना चाहिए, शिक्षा में और स्वास्थ्य में निवेश करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा कि समृद्धि दर बढ़ने से क्या होगा, समृद्धि दर अगर बढ़ेगी देश की तो उससे फल जो प्राप्त होगा वह साक्षर और स्वास्थ्य की जो साक्षर और स्वास्थ्य लोग जो होंगे वह देश की परिसंपत्ति होंगे, और देश की जो परिसंपत्ति होती है उसे हमसे क्या होता है, लाभ होगा, उससे हमें क्या होगा, लाभ होगा। तो ध्यान में रखेंगे इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इसके नीचे हम लिख रहे हैं, इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि, ठीक है, गॉट इट। तो भाई पेज खत्म हो गया है, अब इसके आगे हम मिटा रहे हैं जल्दी से। आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा, इसके आगे हम नीचे जो लिखने वाले हैं वो आप लोग लिखिएगा और जल्दी करिए। आज की वीडियोस बहुत लंबी नहीं करना चाहते हैं, कल की वीडियोस काफ़ी लंबी हो गई थी, 1.5 घंटे की हो गई थी, बट आज की वीडियोस हम जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आप यहाँ तक लिख लीजिएगा और आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, ध्यान में रखिएगा, वे विद्यार्थी जिनको समझने में कोई प्रॉब्लम होगी, कोई समस्या होगी, कोई दिक्कत होगी, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे, हम उस पर फिर से अलग से कोई लेक्चर जरूर बना करके शूट करके आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, गॉट इट। तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखेंगे, जल्दी करिए, इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी करिए, जल्दी। तो दोस्तों अब तक आप इन चीज़ों को लिख चुके होंगे, तो हम आपको बताएं, या स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे तो हम आपको बताते हैं कि शिक्षा जो है, शिक्षा मार्केट में या व्यक्ति के पास जो भी आर्थिक सुविधाएं उपलब्ध होती है उनका सही तरीके से उपयोग करने में हमारी मदद करता है, या किसी भी व्यक्ति की मदद करता है। गॉट इट? नहीं समझा? फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि शिक्षा यदि हमें उपलब्ध है या शिक्षा हमारे पास है, तो शिक्षा के माध्यम से हमारे पास जो भी आर्थिक संसाधन है हम उनका सही ढंग से उपयोग कर पाएंगे। तो इन्हीं चीज़ों को हम क्या करते हैं, कुछ शब्दों में लिख लेते हैं। तो जल्दी करिएगा, कुछ शब्दों में लिखते हैं। तो इस तरह से हमने लिखा है कि इस तरह से कह सकते हैं, इस तरह से कह सकते हैं कि, तो क्या कह सकते हैं, इस बात को ध्यान दें। हमने जो अभी बताया उसको हम शब्दों में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो शब्दों में लिख लें, या तो आप इतनी वीडियोस को आगे बढ़ा दिया करेंगे, लिखेगा, ठीक है, दिख रहा है। तो लिखेंगे शिक्षा व्यक्ति के उपलब्ध आर्थिक अवसरों के बेहतर उपयोग में सहायक होता है। आप ऐसा कर सकते हैं, उपयोग में सहायता करती है, ठीक है, गॉट इट। तो आगे आप लिख सकते हैं शिक्षा और कौशल बाजार में, शिक्षा और कौशल बाजार में। याद रखें कि अभी हम क्या करते हैं, पीडीएफ आपको उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर शब्दों को लिखना ज़रूरी हो जाता है, कुछ शब्दों को, कुछ खास इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को, सेंटेंसेस को, ताकि आपकी बेहतर समझ बन सके। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखना शुरू किया है। 1-2 मिनट और वीडियोस बढ़ती है, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होता है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर शिक्षा और कौशल बाजार में किसी व्यक्ति की आय, किसी व्यक्ति की आय के प्रमुख निर्धारक कारक। ठीक है, तो शिक्षा और कौशल जो है बाजार में किसी व्यक्ति के आय के प्रमुख निर्धारक
कारक है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, यदि कोई जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण किया हुआ है वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने आय डिसीजन कर सकता है या अपने आय के डिसीजन ले सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप शिक्षित हैं, यदि आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो आप कहीं पर नौकरी करने जाएंगे तो आप एक अपने अनुसार कुछ डिमांड कर सकते हैं आय की। अदरवाइज यदि आप पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षित नहीं है, कौशल नहीं है आपके अंदर, तो आपको जो कंपनी है, फर्म जो है, या कहीं पर आप काम करने जाएंगे तो वो उनकी इच्छा के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। वो अपनी इच्छा अनुसार ही आपको सैलरी देंगे, आपकी इच्छा पर बिल्कुल भी कुछ भी डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए शिक्षा बेहद ज़रूरी है आपके जीवन यापन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम इतना हमने लिख रखा है। लेकिन अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में पुरुषों की तुलना में, वैसे तो भारत में शिक्षा व्यवस्था जो है वो अभी बहुत डाउन है, हम लोग बहुत पीछे हैं। बट अगर हम पुरुषों की तुलना में महिलाओं की बात करें, अनुसूचित जाति जनजातियों की बात करें, तो इनकी स्थिति अत्यंत चिंताजनक है। और एक बात को और भी ध्यान में रखेंगे कि जब तक सभी लोगों का विकास नहीं होगा, अनुसूचित जाति जनजातियों का विकास नहीं होगा, महिलाओं का विकास नहीं होगा, तो हम सिर्फ एक वर्ग का विकास करके समग्र विकास नहीं कर पाएंगे, सभी का विकास सुनिश्चित नहीं हो पाएगा। इसलिए यह बेहद ज़रूरी है कि हमें समग्र विकास के लिए, समग्र भारत विकास के लिए हमें हर व्यक्ति का विकास सुनिश्चित करना चाहिए, तभी जा करके हम समग्र भारत की विकास सुनिश्चित कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, परंतु भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहद या अत्यंत चिंताजनक है। अत्यंत चिंताजनक। गॉट इट? तो ध्यान में रखें, हमने अभी ये कहा था कि यदि व्यक्ति को शिक्षा नहीं मिलेगा तो व्यक्ति परिसंपत्ति के रूप में नहीं बदल पाएगा, और जब व्यक्ति परिसंपत्ति के रूप में नहीं बदल पाएगा तो उसकी जो आमदनी है, जो आय है, वो क्या होगी? घट जाएगी। यानी देश की जीडीपी घट जाएगी, देश की समृद्धि दर भी घट जाएगी, और देश की समृद्धि दर घटेगी तो प्रत्येक व्यक्ति की जो आय है वो भी क्या होगी? घटेगी, कम होगी। इसलिए यह जरूरी है कि सभी को शिक्षा मिले। हम इसको एक आरेख के माध्यम से समझ सकते हैं। तो आप इतना लिखने के बाद आप आरेख बना सकते हैं, आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, या आरेख के रूप में। आरेख हमने यहाँ पर आरेख कर दिया है, और आरेख को समझने के लिए आप आरेख बना सकते हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय महिलाओं की बात कर रहे हैं। अगर हम भारतीय महिलाओं की बात करें तो इनको समझने के लिए, इनकी स्थिति शिक्षा और स्वास्थ्य में देखने के लिए आप देख सकते हैं। तो आप इस तरह से आरेख बना सकते हैं कि निवेश जो है, निवेश यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं, माता पिता जो होते हैं, गार्जियंस जो होते हैं, माता पिता जो संरक्षक होते हैं, निवेश इनकी शिक्षा और स्वास्थ्य में जो निवेश होता है, निवेश की हम बात करें तो निवेश क्या होता है? कम होता है। नीचे की तरफ एरो लगा है, इसका मतलब कम हो रहा है। तो निवेश इनके शिक्षा और स्वास्थ्य प्लस स्वास्थ्य शिक्षा और स्वास्थ्य में कम होता है। और ध्यान में रखें कि जब निवेश शिक्षा और स्वास्थ्य में कम होगा तो यहाँ से जो महिलाएं निकलेंगी इस शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र से, यहाँ से जो महिलाएं निकलेंगी इस क्षेत्र से, उनमें हम यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल भी तो कर सकते हैं ना। ठीक है, कौशल भी कर सकते हैं भाई, कौशल। तो इनमें क्या होता है? शिक्षा और स्वास्थ्य में जो भी निवेश होता है वो बहुत कम होता है, और जब कम होने के कारण यहाँ से जो महिलाएं निकलेंगी, यहाँ से जो भी व्यक्ति निकलेंगे, उनकी
श्रम शक्ति यानी जो श्रम होगी वह कम होगी। यानी कहने का मतलब है कि इनको श्रम तब कम दिया जाएगा। एक कारण तो ये है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कोई अभी बहुत ठोस कानून नहीं बने थे काफ़ी समय पहले। अब तो कुछ कानून बन रहे हैं, सरकार इस तरफ कदम बढ़ा रही है और ना पूरी तरह से तैयारी करके। बट अभी भी सुरक्षाओं को लेकर के अनेक मुद्दे हमारे समाज में या हमारे इन क्षेत्रों में बने हुए हैं। तो श्रम की अगर हम बात करें तो महिलाओं में शिक्षा और स्वास्थ्य में जब निवेश नहीं किया जाता है, कौशल में निवेश नहीं किया जाता है, तो महिलाओं में जो शिक्षित महिलाएं होती हैं, जो साक्षरता दर होती है वो बहुत कम हो जाती है। और कम होने की वजह से इनको श्रम भी नहीं दिया जाता है, अर्थात काम नहीं दिया जाता है, रोजगार नहीं दिया जाता है। तो श्रम इनको कम दिया जाता है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं श्रम नीचे की तरफ तीर लगाया है तो मतलब कम हो गया, और दिया जाता है आप ऐसे कर सकते हैं, दिया जाता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो इनको श्रम क्या होता है, कम दिया जाता है। और जब श्रम कम दिया जाएगा तो इनकी उत्पादन करने की क्षमता क्या होगी, बहुत कम हो जाएगी। और जब उत्पादन नहीं करेंगे तो बताइए क्या देश की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होगी, नहीं होगी। और जब देश की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि नहीं होगी तो प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि नहीं होगी। यानी अगर हमें अपनी आय सुनिश्चित करना है, अपनी आय बढ़ानी है, तो महिलाओं के बारे में भी सोचना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर बढ़ते हैं आगे। आप यहाँ पर बना सकते हैं तीर से नौकरी तथा कानूनी सुरक्षा। नौकरी तथा कानूनी सुरक्षा की अगर हम बात करें, जैसा कि अभी हमने कहा, तो इसमें भी क्या है, महिलाओं के पास ना तो नौकरी की सुरक्षा की गारंटी है और ना ही कानूनी सुरक्षा की गारंटी है। इसलिए महिलाओं को रात में काम नहीं दिए जाते हैं। गॉट इट? इसकी हम आगे बढ़ते हैं। तीर को आप आगे बना सकते हैं, लेकिन हमारे पास फेस में जगह नहीं है, इसलिए हम तीर को यहाँ पर घुमा लेते हैं। तो आप इसके आगे बना सकते हैं, दिख रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अनियमित तथा कम रोजगार होता है इनके पास। इस कारण से इनके पास अनियमित नियमित तथा कम रोजगार, अनियमित तथा कम रोजगार होता है। परिणाम स्वरूप अब क्या होगा, उत्पादन घट जाएगा। और जब उत्पादन घट जाएगा तो देश की आर्थिक समृद्धि घट जाएगी। अब यहाँ पर आप कह सकते हैं, हम यहाँ पर तीर एरो बना रहे हैं, सर यहाँ तक बनाते हैं। परिणाम स्वरूप दिखा? ठीक है, परिणाम स्वरूप अब क्या होगा, आर्थिक समृद्धि जो है वह घट जाएगी। आर्थिक समृद्धि जो है वो अब क्या होगी, कम हो जाएगी। तो जब आर्थिक समृद्धि कम हो गई, इसका मतलब अभी शुरुआत में आपको बताया गया था कि अगर आर्थिक समृद्धि कम होगी तो व्यक्ति के आय भी घट जाएंगे। आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी तो प्रति व्यक्ति के आय भी बढ़ जाएंगे। ये आपने सीख रखा है, ये आप जान रखे हैं। ठीक है, गॉट इट? तो यहाँ तक आप लोग बना सकते हैं, इसको आरेख को खींच सकते हैं। जल्दी से खींचिए, 1 मिनट के अंदर, जल्दी करिए भाई। तो हो गया भाई, जल्दी करिए, जल्दी करिए। चलिए, हो गया होगा। तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि आर्थिक समृद्धि भी घट जाएगी, महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति भी कमजोर हो जाएगी। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण हैं, आप यहाँ पर बता सकते हैं कि महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, महिलाओं की सामाजिक, सर यहाँ लिखते हैं भाई, हमने यहाँ तीर लगाया है, महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति दिखा? ठीक,
तो महिलाओं की जो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति होगी वह क्या हो जाएगी? कमजोर हो जाएगी। ध्यान रखिए, महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। किस कारण से? इन सब कारणों से। तो जो यहाँ पर आरेख बनाए गए हैं, उन आरेख को आप खींच सकते हैं, उन आरेख को आप लिख सकते हैं। इस तरह से रहेगा तो आप इसको कभी भी पढ़ करके जल्दी सीख पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं और यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति सिर्फ महिलाओं की नहीं है, बल्कि समाज के कुछ और भी वर्ग हैं, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। तो इनके साथ भी यही स्थिति है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के साथ भी शिक्षा और स्वास्थ्य में यही सब स्थितियां बनी हुई हैं। और इसलिए यानी अनुसूचित जाति और जनजाति तथा महिलाओं की स्थिति ऐसी होने की वजह से, यानी इसका मतलब यह हुआ कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वह इन सब चीज़ों से वंचित है। वंचित का मतलब छूट गया है। और ऐसी स्थिति में हम कभी भी देश की समग्र विकास की कल्पना नहीं कर सकते। यानी समग्र विकास की कल्पना का मतलब क्या होता है कि सबके विकास की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अगर सबके विकास की संकल्पना को पूरा करना है तो हमें इन सब पहलुओं पर विशेष ध्यान देना होगा। और इन सब पहलुओं पर विशेष ध्यान देते हुए सरकार ने कई कदम उठाए भी हैं। हम आगे बढ़ते हैं और उनकी चर्चा करते हैं। तो जल्दी से पहले आप क्या करें, इनको स्क्रीनशॉट ले लें या लिख लें, तो आप यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान में रखें, आप लिख सकते हैं नीचे हम बोल रहे हैं अतः, इसके नीचे आप लिख सकते हैं अतः इन सब कारणों से देश के समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। गॉट इट? फिर से सुन लीजिएगा, अतः इन सब कारणों से देश की समग्र विकास की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो ध्यान रखिए, देश की समग्र विकास की कल्पना करनी है तो इन सब पर हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इन सब कमियों को हमें दूर करनी होगी। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने इन सब क्षेत्रों में कौन सी पहल की है और किस तरह से। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। सो दोस्तों, हमने यहाँ पर ऊपर के कंटेंट को मिटा दिया है और जो हमें बेसिक यानी जिसकी हमें ज़रूरत थी हमने उसको नहीं मिटाया है। और आगे अब हम क्या करेंगे, इसी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। 15 से 20 मिनट की क्लास और बची है, मैक्सिमम 15 से 20 मिनट की क्लास बची है। तो आप अपने आप को धैर्य बना करके बैठे रहें। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इन सब वजहों से यानी इन सब कारणों से हम अतः लगा करके लिख रहे हैं। आप नीचे लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख दे रहे हैं अतः। दिख रहा? ठीक है, दिख रहा भाई। तो अतः शिक्षा जो है, अतः शिक्षा राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय आय का मतलब नेशनल इनकम और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करता है। समृद्धि में वृद्धि करता है। करेक्ट? यानी कहने का मतलब कि अगर हम कमाएंगे, हम अच्छे से रहेंगे, हमारी बेहतर इनकम होगी, तो हम अपनी संस्कृति को छोड़ेंगे नहीं, हम अपने क्षेत्र में बने रहेंगे और हमारी संस्कृति भी अच्छी बनी रहेगी। संस्कृति का मतलब आप लोगों को बहुत पहले भी बताया गया था। संस्कृति का मतलब जो कुछ भी हम करते हैं, जो कुछ भी हम खाते पीते हैं, जो कुछ हम पहनते हैं, जैसे अपने घर बनाते हैं, ये सभी हमारी संस्कृति के पार्ट हैं। ये सब सारी स्थितियाँ हमारी क्या रहेंगी, बनी रहेंगी। अदरवाइज यदि हमें क्या होगा, हम गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे, हमारे पास इनकम नहीं होगा, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, तो हमें अपनी संस्कृति छोड़नी पड़े, हो सकता है कि छोड़नी पड़ जाए, ऐसी कंडीशंस आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा कि अतः शिक्षा जो है वो राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करता है। ठीक है, तो सांस्कृतिक समृद्धि में क्या करता है, वृद्धि करता है। कौन? शिक्षा इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखें ना। बड़े यानी कहने का मतलब आप एक बात बताइएगा, मैंने क्या कहा कि अगर हम कमा रहे हैं
हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी है तो हमारा इनकम भी अच्छा होगा, और जब हमारा इनकम अच्छा होगा तो ऐसी स्थिति में हम जो चाहेंगे वो पहनेंगे, जैसे कपड़े चाहेंगे हम वैसे कपड़े पहनेंगे, और जैसा हम घर चाहेंगे वैसा घर भी बना सकते हैं या बनवा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अभी कहा कि ये सभी चीज़ें हमारी संस्कृति के पार्ट है, तो इसमें क्या होगा, वृद्धि होगी, विकास होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अतः शिक्षा जो है राष्ट्रीय आय के साथ साथ सांस्कृतिक समृद्धि में भी वृद्धि करता है। इसके बाद करता है, साथ ही आप लिख सकते हैं, साथ ही, भाई टाइम बहुत कम है, अंधेरा हो रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखेंगे। साथ ही प्रशासन की कार्यक्षमता, प्रशासन की कार्य क्षमता, प्रशासन की कार्य क्षमता में भी वृद्धि करता है या कार्य क्षमता बढ़ाता है। चलिए यहीं पर कर देते हैं, कार्य क्षमता बढ़ाता है। ये देखिए ऊपर की तरफ तीर लगा दिए तो इसका मतलब हो गया कार्य क्षमता बढ़ाता है। देखिए शाम हो गई है, वीडियो शूट करने में देर हो जाती है, इसलिए अंधेरा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में हम तीर लगा दे रहे हैं, आप समझिएगा। तो कार्य क्षमता में क्या करता है, वृद्धि करता है या कार्य क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए आप आगे बोलेंगे यहाँ पर पूर्ण विराम देकर के, इसलिए प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक का मतलब होता है भाई सबका, हर एक व्यक्ति का, ठीक है। तो सार्वजनिक पहुंच, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, सार्वजनिक पहुंच कम धारण और गुणवत्ता प्रदान करने का प्रावधान, प्रदान करने, ये भाई नहीं है, प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। दिख रहा है? तो हमें लगता है कि दिख ही रहा होगा। तो प्रदान करने का काम किया गया है, जिसमें लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है, जिसमें लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। ठीक है, गॉट इट। तो आप ध्यान में रखें कि इस समय लड़कियों की शिक्षा पर बेहतर यानी हम कह सकते हैं कि विशेष ध्यान दिया जा रहा है सरकार के माध्यम से, और खास तौर पर इसमें कुछ गार्जियंस भी ऐसे हैं जो लड़के और लड़कियों में बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करते हैं। तो इस तरह से आज वर्तमान युग में, पहले तो ऐसा था कि लड़कियों को शिक्षा देने से लोग कतराते थे, ऐसा मानते थे कि लड़कियों को शिक्षा नहीं दिया जाना चाहिए, समाज में इन्हें शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, इनको बस घर के ही काम यानी रोटी तक ही सीमित रखना है, यानी खाना पीना बनाने तक ही, चूल्हे चौके तक ही सीमित रखना है। बट आज जो सरकार के साथ साथ बहुत से ऐसे गार्जियंस भी हो चुके हैं जो अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बेहद गंभीर और समझदार हो चुके हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि आज वो अपने बच्चों को उचित शिक्षा दे। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि सरकार ने भी कुछ विशेष प्रावधान कर रखा है, तो आप इसको लिख सकते हैं। आगे लिखेंगे जिसमें लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है, क्योंकि साक्षरता दर, चलिए अब हम इसको मिटा सकते हैं। ये जो कंटेंट आ रहा है यहाँ पर ऊपर जो कंटेंट लिखा गया है, ये दरअसल इसी से आ रहा है ना, तो ये सब मुद्दे थे, लेकिन अब इनको हम दूर करने के लिए हम इन सब सारी चीज़ों को उपयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो नीचे लिखा गया है हम इसको मिटा देते हैं, आरेख के माध्यम से जो था हम इसको मिटा करके थोड़ा सा जल्दी से लिख लेते हैं। भाई क्लास तो बंद नहीं करनी है, शिक्षा रुकेगी नहीं, पढ़ाई रुकेगी नहीं, ध्यान में रखिएगा, पढ़ाई रोकेंगे नहीं। हाँ, बस इतना हो सकता है कि 1 या 2 दिन कुछ डिस्टरबेंस होने के कारण क्लासेस भले रुक जाते हैं, बट आपकी क्लासेस नहीं रुकेंगी। जो लोग कोचिंग में पढ़ते थे उनकी भी क्लासेस नहीं रुकेंगी, और जो लोग कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं वो लोग भी चाहें तो इन वीडियोस का उपयोग करके अपने ज्ञान को वृद्धि, मतलब अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं। ठीक है, गॉट इट। उनको बस ये समझना है कि यहाँ पर हम लोग यूपीएससी लेवल पर पढ़ रहे हैं, पीसीएस लेवल पर पढ़ रहे हैं, डीपली जा करके इकोनॉमिक्स की चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। है क्लास 9th की, बट हम लोग क्या कर रहे हैं, डीपली चर्चा कर रहे हैं।
तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर हमने इसमें लिखा कि जिसमें लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है, और आगे हम लिखेंगे क्योंकि साक्षरता जो है प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है, ध्यान में रखें कि हर व्यक्ति का यह अधिकार है कि उसे उचित शिक्षा प्राप्त हो, उचित शिक्षा जो है मुहैया कराया जाए माता पिता के माध्यम से, सरकार के माध्यम से। ठीक है, गॉट इट। तो ध्यान में रखेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर लिखा है हम लोगों ने, क्योंकि साक्षरता प्रत्येक नागरिक का न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा शुरुआत में हमने आपको बताया था कि नागरिक क्या करता है, जब शिक्षा ग्रहण कर लेगा तो वह अपने पास जो उसके पास संसाधन है, चाहे भूमि हो, चाहे श्रम हो और चाहे पूंजी हो, उनका सही उपयोग कर पाएगा। ठीक है, गॉट इट। तो ध्यान में रखें, अगर आपके अंदर विवेक रहेगा ना, बुद्धि रहेगी ना, तो आप कम पैसे में भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनके पास बहुत सारा आमदनी है लेकिन वो सही ढंग से उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कम पैसे में ही बहुत आगे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखने की बात है कि ये सब चीज़ें कैसे आएंगी, तो हमारी शिक्षा से आती है। मैक्सिमम टाइम कैसे आएंगी, तो शिक्षा से आएंगी, इसलिए हमें इनको जानने की ज़रूरत है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का उचित प्रकार से अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से, चलिए लिख लेते हैं, या वह भी लिख सकते हैं, अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से लाभ उठाने के ठीक प्रकार से, या अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का उचित प्रकार से उचित प्रकार से लाभ उठाने के लिए आवश्यक है या अनिवार्य भी है। गॉट इट। तो ध्यान में रखेंगे, ये जरूर आप लाइन लिख लेंगे, इसे आप जरूर एक बार या दो बार जरूर पढ़ लेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हमने आपको बताया कि अगर हम क्या करते हैं, हमने देखा कि कितनी चिंताएं हैं। अगर शिक्षा व्यक्ति को मिलेगा तो क्या होगा कि शिक्षा जो है राष्ट्रीय आय और सांस्कृतिक समृद्धि में वृद्धि करता है, साथ ही यह प्रशासन की कार्य क्षमता भी बढ़ाता है। ध्यान में रखें, इसीलिए आपको पढ़ाई लिखाई जाते हैं ताकि आप अपने घर के प्रशासन में, देश के प्रशासन में, राज्य के प्रशासन में और यहाँ तक कि समाज के प्रशासन में, यानी वही जो देखभाल है, सुरक्षा की बात है, उसमें आप अपनी भूमिका दे सकें। तो समाज यानी साथ ही प्रशासन की कार्य क्षमता भी बढ़ाती है, और इसलिए प्राथमिक शिक्षा में सार्वजनिक पहुंच, धारण और गुणवत्ता यानी सबकी हो सके, सभी बच्चे जो है आज कम से कम प्रारंभिक या प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर सके, इसलिए सरकार ने उसको मुफ्त कर दिया है। और साथ ही साथ सरकार इसको मुफ्त करने के साथ ही साथ सरकार ने और भी काम कर दिए हैं कि 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिए। तो ये सब सारी चीज़ें, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उस सार्वजनिक शिक्षा में क्या है, धारण होनी चाहिए यानी पहुँच होनी चाहिए, सभी व्यक्तियों की सार्वजनिक शिक्षा में पहुँच होनी चाहिए, और उसके बाद साथ ही साथ मतलब अच्छी शिक्षा होनी चाहिए और गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। इन सब की बात हो रही है, प्रावधान किया गया है। आगे दिया है जिसमें लड़कियों पर विशेष जोर दिया गया है। तो हमने अभी आपको बताया था कि लड़कियों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है, लड़कों को ज़्यादा अवसर दिया जाता है शिक्षा के लिए या किसी और भी चीज़ों के लिए। लेकिन अब क्या किया जा रहा है, लड़कियों पर विशेष बल दिया जा रहा है ताकि वो भी शिक्षा में उनकी भागीदारी बढ़ सके। हालांकि पिछले
जब अगर हम शुरुआत की बात करें, आज़ाद भारत देश की बात करें, तो उस समय जो भारत की स्थिति थी, उस समय महिलाओं की स्थिति शिक्षा क्षेत्र में बहुत कम थी, बहुत निम्न स्तर पर थी। बट आज 2020-21 चल रहा है, 21वीं सदी चल रही है, तो आज 2020-21 में, इस 21वीं सदी में महिलाओं की जो भागीदारी है शिक्षा में काफ़ी बड़ी है। फिर भी हम यह कह सकते हैं कि पुरुषों की तुलना में अभी काफ़ी कम भी है। तो हमें क्या करना है, कम से कम पुरुषों के बराबर लेकर के चलना है। यहाँ पर बिल्कुल भी हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि पुरुषों को शिक्षा नहीं देना है, देना है, पुरुषों को भी शिक्षा देना है, लेकिन जितना हम लड़कों को शिक्षा देते हैं उतनी ही शिक्षा हमें क्या करना है, लड़कियों को भी देना जरूरी है। तभी तो वो भी क्या करेंगे, उत्पादन करेंगे और देश की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि होगी। तो यहाँ पर विशेष जोर दिया जा रहा है, क्योंकि हमने ये कहा कि क्योंकि साक्षरता प्रत्येक नागरिक का क्या है, अधिकार है। तो जैसे एक लड़के का अधिकार होता है, वैसे एक लड़की का भी यह अधिकार होता है। उसके साथ ही साथ मतलब अधिकार है, और न केवल अधिकार है बल्कि यह नागरिकों द्वारा अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन करने तथा अपने अधिकारों का उचित प्रकार से लाभ उठाने के लिए अनिवार्य भी है। तो एक लाइन और जल्दी से लिख लीजिएगा, अंधेरा हो चुका है, अंधेरा हो चला है। इसी के लिए सरकार ने, अगर हम आपसे बात करें तो इसी के लिए सरकार ने 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए, सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम चलाया गया है। ठीक है, सरकार के माध्यम से सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, गॉट इट, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हो सके, लड़कियों की शिक्षा बढ़ सके या पूरे समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ सके, इसके लिए सरकार ने क्या किया है, 6 से 14 साल तक के आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए सर्व शिक्षा अभियान लागू कर दिया है, सर्व शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसमें ये एक महत्वपूर्ण कदम है। और इसी के साथ सरकार ने क्या किया था, सरकार ने सामुदायिक भागीदारी का मतलब समाज की भागीदारी के साथ साथ सरकार की जो राज्य सरकार है और केंद्र सरकार है, दोनों ने सहयोगी यानी सहभागिता की भागीदारी निभाई। सहयोगी जैसा मतलब एक दूसरे का सपोर्ट किए, तो एक दूसरे का सपोर्ट करके दोनों ने ये सर्व शिक्षा अभियान को पूरा करने की कोशिश किया है। तो आज सर्व शिक्षा अभियान के तहत बच्चों की जो एंट्री हुई है, क्लासेस में जो एंट्री हुई है, जो बच्चों की स्कूली शिक्षा जो मतलब स्तर बढ़ा है, नामांकन में बढ़ा है, इस समय वृद्धि हुई है। ठीक है, इन्हीं सब वजहों से। और इसके ही साथ साथ हमने कुछ और भी कार्यक्रम चला रखे हैं। हमने कुछ और कार्यक्रम चलाने के अंतर्गत हम अगर यहाँ पर बात करें तो हमने बच्चों के, अगर हम बात करें कि बच्चों के नामांकन की वृद्धि करने के लिए, हाँ, यहाँ पर बात करें तो बच्चों के नामांकन वृद्धि में हम लोग कुछ एक आध दो कार्यक्रम और चलाए हैं। तो हम आपको बता देते हैं, नाम इस समय याद नहीं आ रहा है, ध्यान से उतर गया है, तो हम आपको बताते हैं कि बच्चों के कार्यक्रम के लिए, यानी बच्चों की स्कूल में एंट्री बढ़े, इसके लिए हमने कुछ और कार्यक्रम को, कुछ और चीज़ों को कर रखा है। तो वो क्या है हम आपको बताते हैं। सॉरी, 1 मिनट के लिए आप रुक जाएंगे। तो प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए हमने सेतु पाठ्यक्रम चलाया है, ध्यान में रखेंगे। प्राथमिक शिक्षा में हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बढ़ाने के लिए हमने सेतु कार्यक्रम, यानी सरकार ने सेतु कार्यक्रम चलाया है। सरकार ने सेतु कार्यक्रम चलाया है। तो प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का नाम बढ़े, इसके लिए सेतु कार्यक्रम चलाया गया है। और वही इसके बाद यहाँ पर एक बात करें और, तो सेतु कार्यक्रम के साथ ही स्कूल लौटो शिविर प्रारंभ किए गए हैं। स्कूल लौटो शिविर दिख रहा है, गुड। तो स्कूल लौटो शिविर चलाए जा रहे हैं भाई, शुरू किए गए हैं। स्कूल लौटो शिविर शुरू किए गए। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर अब इससे ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इनके साथ साथ
यानी हमने यहाँ पर देखा इन सारी चीज़ों को। तो प्राथमिक यानी बच्चों को या सभी व्यक्तियों को शिक्षा मिले, सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो सके, इसके लिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने कई कार्यक्रम चलाए, सर्व शिक्षा अभियान चलाया। और सर्व शिक्षा अभियान के बाद उसने सरकार ने बच्चों का नाम स्कूलों में बढ़े, जो बच्चे हैं क्लास ड्रॉप आउट ना करें या उनके नामांकन में वृद्धि हो, इसके लिए सेतु कार्यक्रम के साथ साथ हमने स्कूल लौटो शिविर कार्यक्रम भी चला रखा है। और बस इतना ही नहीं, बल्कि हमने मध्याह्न भोजन भी प्रारंभ कर रखे हैं। आज पूरे भारत में लगभग भारत के हर राज्य में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। इससे जो बच्चे दोपहर के समय ड्रॉप आउट कर जाते थे, स्कूलों को ड्रॉप आउट कर जाते थे, अब उनके ड्रॉप आउट करने की जो संख्या है वो कम हो चुकी है और जो शिक्षा ग्रहण करने की क्षमता है बच्चों में वो वृद्धि हुई है। तो अब यहाँ तक बस करते हैं क्योंकि अंधेरा हो गया है, लाइट नहीं है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, मिलेंगे अगली वीडियोस में फिर से। यहाँ पर जो आज का टॉपिक हमने चर्चा किया है लास्ट में, इस पर हम फिर से एक बार जरूर चर्चा करेंगे ताकि आपको समझ में आए। तो फिर इसके बाद अगले वीडियोस में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।